धाक है ना वाली अगर चलेगा, पहला कलम अगर चलेगा पहला मंत्रिमंडल में तो 10 लाख नौजवान के सरकारी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। किसी समय में आडवाणी के सांप्रदायिकता के रथ को रोकने वाले लालू प्रसाद यादव के लाल ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को बिहार में रोक दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करता। जी हां, बिल्कुल नहीं करता, अभी भी भरोसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजबूरन उस एग्जिट पोल को सही इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि माननीय अर्णव गोस्वामी जी जो इस समय जेल में हैं, उनका भी चैनल कह रहा है मोदी और नीतीश की सेना तेजस्वी यादव के मुद्दों और ऊर्जा के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। अर्णव गोस्वामी का चैनल आर भारत ने जो सर्वे किया है वो बताता है कि नीतीश और बीजेपी को मिलाकर के 91 से लेकर के 119 तक सीटें मिलने का अनुमान है। तेजस्वी और कांग्रेस को मिलाकर के 116 से लेकर के 138 सीटें मिलने का अनुमान है। अंजना और कश्यप भी कह रही हैं, मजबूरी है तो वो भी बता रही हैं कि उनका चैनल आज तक ने जो सर्वे किया है 69 से 91 सीटें मिल सकती हैं नीतीश और बीजेपी को। तेजस्वी और कांग्रेस को मिल सकती हैं 139 से 161 सीटें। चाणक्य का एग्जिट पोल जो हर रिजल्ट से पहले अपनी कुछ अलग ही गणित बताता है, इस बार उसने 180 प्लस सीटें दे दी हैं तेजस्वी यादव की टीम को और 55 सीटों पर सिमटा दिया है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को। अभी मैं सही नहीं मान रहा हूं, लेकिन ऐसा कह रहा हूं कि मान लीजिए ये जो सर्वेक्षण किया गया है ये सही साबित होता है 10 नवंबर को, तो उसके मायने क्या होंगे उसी पर बात करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। उसका पहला तो मायना यह होगा कि बिहार की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, विकास, मजदूरों के भूखे रहने की समस्या को इस बार प्रमुखता से समझा और उस आधार पर वोट डाला। यह तेजस्वी यादव की सफलता मानी जा सकती है कि 10 लाख नौकरियों के वादे को उन्होंने चुनाव के केंद्र में ला दिया था। उनके पीछे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले तो उनका उपहास उड़ाया, इसके बाद 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन जनता के मन में वो पैठ नहीं बना पाए। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब जब भेजा गया तब तक उन्होंने सांप्रदायिकता का, धर्म अधर्म का कार्ड खेलने की कोशिश की। पिछले विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय वे भी भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम, गाय गंगा गोबर गोमूत्र के कार्ड को पीछे छोड़ते हुए बिहार की जनता ने सामाजिक न्याय के नाम पर वोट डाला था। इस चुनाव के ये भी मायने हैं कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी रुझान तो था ही था, साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर के लोगों के मन में यह भी था कि आप पलट जाएंगे यानी कि आप पलटू कुमार हो जाएंगे तो हम हर बार आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे। पिछले बार जिस जनता ने सामाजिक न्याय के नाम पर वोट डाला था, नीतीश कुमार जी ने बीच मझधार में उस जनता को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इस बार लोगों ने वो भी गुस्सा निकाला है। बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि वोटरों को अगर झुंझुना दे दो तो वो उसमें बहल जाते हैं, लेकिन वो वोटर, वो श्रमिक जो दूसरे राज्यों से बिहार में पैदल चल के आए, रोजी रोटी का सामना आज भी कर रहे हैं, उन लोगों ने बदला लेने की पूरी तैयारी कर रखी थी और मतदान के रूप में अपना गुस्सा प्रकट किया। ये चुनाव इस बात का भी संकेत है कि चिराग पासवान जैसे तमाम सारे लोग जो सहयोगी पार्टी अपने आप को कहते तो हैं, लेकिन पिछलग्गू से ज्यादा कुछ नहीं बन पाए। नीतीश कुमार कम से कम सहयोगी की भूमिका में तो थे, लेकिन चिराग पासवान के पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है इसलिए उन पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चिराग पासवान को अब उस दायरे से बाहर निकल करके एक स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए थी। लेकिन इस पूरे चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मोहरे बने रहे और खुद की पार्टी के अस्तित्व को ही भुला दिया। इस चुनाव में चिराग पासवान ने जो सीख ली है उससे सीख ले सकती हैं उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल, क्योंकि वो भी एक नेता की पुत्री हैं और वो भी
कहती तो सहयोगी हैं अपने आप को, लेकिन पिछलग्गू से ज्यादा कुछ नहीं बन पा रही हैं। इन लोगों को समझना चाहिए, नेता पुत्रों को, कि पिछलग्गू बनने में और सहयोगी पार्टी बनने में फर्क होता है। दो राष्ट्रीय अध्यक्षों वाली पार्टी अपना दल एस के लोगों को जब आप समझाने जाइए तो बताने की कोशिश करते हैं कि 2022 में अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री बन जाएंगी। कैसे, ये वो नहीं बता पाते हैं। खैर, अनुप्रिया जी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो कम से कम लोकसभा में अपने साथी मित्र चिराग पासवान की जो स्थिति होने जा रही है बिहार में, उससे ही नसीहत ले लें कि केवल वोट कटवा और पिछलग्गू पार्टी ही ना बनी रहें। सबसे ज्यादा नसीहत अगर इस चुनाव से किसी को लेने की जरूरत है तो वो हैं अखिलेश यादव, क्योंकि वो भी एक नेता पुत्र हैं। जब उनकी पार्टी के लोगों को आप बताने की कोशिश करिए कि सामाजिक न्याय, पिछड़ा वर्ग भी एक मुद्दा होता है, इसमें लोगों को लेकर के चलना पड़ता है। तमाम सारी ऐसी जातियों को, जिन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उनको गले लगाना पड़ता है, क्योंकि जब उनकी पार्टी के लोगों को आप मुद्दों पर घेरने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि जो अगुवा होता है पार्टी को, उसको घर से बाहर निकल करके सड़क पर आना पड़ता है। जब आप तेजस्वी यादव को उदाहरण देने की कोशिश करते थे तो उनके पार्टी के लोग कहते थे कि तेजस्वी यादव कर तो रहे हैं सामाजिक न्याय की बात, कर तो रहे हैं पिछड़ा वर्ग की बात, कर तो रहे हैं आरक्षण की बात, तो आखिर जनता ने उनको कहां अपना लिया। वो अपने नेता के नकारेपन को जनता की मूर्खता बताते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि जनता तो मूर्ख है, उसको तो कोई बात समझ में आती नहीं है, इसलिए हमारे नेताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता है समझ नहीं पा रही है, आरएसएस और संघ के एजेंडे में बही चली जा रही है। इन लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। तेजस्वी यादव न सिर्फ सड़क पर उतरे, बल्कि उनके पास सोशल मीडिया में भी ऐसी टीम थी जो लगातार तेजस्वी यादव की छवि एक संघर्ष वाले युवा नेता की, लड़ने भिड़ने वाले नेता की और साथ ही साथ सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लिखने और बोलने वाले नेता की बनाए रहे। तो अखिलेश जी के जवानी कुर्बान गैंग के सदस्यों बहुत कहते थे कि जरा तेजस्वी को देखो, तो अब तेजस्वी को आप देख लो। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पर न सिर्फ लौटना होगा, बल्कि अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आप मंडल की तरफ हो या कमंडल की तरफ। न सिर्फ स्टैंड क्लियर करना होगा, बल्कि सड़क पर उतर करके लोगों के संघर्ष में शामिल भी होना पड़ेगा। केवल और केवल परशुराम और मनु महाराज से काम नहीं चलेगा। अगर चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के मुताबिक ही होते हैं तो नीतीश कुमार जी के लिए भी बहुत बड़ी नसीहत होगी। चले तो गए थे भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता के लिए, लेकिन विचारधारा की बेमेल खिचड़ी कई सालों से जो पकती चली आ रही थी वो आगे नहीं पक पा रही थी, क्योंकि बदली हुई भारतीय जनता पार्टी में उग्र हिंदुत्व की विचारधारा काम कर रही है। यहां नफरत की राजनीति से काम लिया जाता है। नीतीश कुमार उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। पूरे चुनावी मंचों पर वो बॉन्डिंग जो दिखनी चाहिए गठबंधन में एनडीए के, वो नहीं दिख पा रही थी। कुल मिलाकर के इस पूरे चुनाव परिणाम में अगर चुनाव परिणाम इसी तरीके से रहते हैं तो सबसे ज्यादा बधाई की पात्र है बिहार की जनता। अब विश्लेषण किसी भी ढंग से किया जाए, हकीकत यह है कि इस बार बिहार के चुनाव में जाति पाति कोई मुद्दा नहीं था। तेजस्वी यादव ने इन चुनावों को विकास, महंगाई, बेरोजगारी, मजदूरों की समस्याओं के इर्द गिर्द बुन दिया था। इसलिए चुनाव परिणाम आने के बाद अगर तेजस्वी यादव को जिस तरीके से विजयी दिखाने की कोशिश की जा रही है वो विजयी होते हैं, तो उनके लिए पहला मुद्दा उनको याद रखना होगा। शायद जिस वजह से सबसे ज्यादा युवाओं की भीड़ उनके रैलियों में जुटती थी वो थी 10 लाख नौकरियों का वादा। तमाम सारे लोग जो उनके पिता के काल पर लगातार आरोप लगाते हैं, बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले यह भी बताते हैं कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने वर्चस्वशाली जातियों के प्रभुत्व को बिहार में खत्म करने की शुरुआत की थी। इसलिए नफरत के कारण भी उनके काल को जंगल राज कहा जाता है। बहरहाल तेजस्वी यादव को अगर जनता चुनती है तो उनको युवा सोच, विकास के नारे के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें सामाजिक न्याय यानी कि प्रतिनिधित्व भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। पूरे देश में तेजस्वी यादव की जो इमेज बनी है वो लालू के लाल के रूप में इस तौर पर बनी है कि वो सामाजिक न्याय को कभी नहीं छोड़ते। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। 10 नवंबर को क्या होगा
यह स्थिति आपके सामने जल्द ही आ जाएगी। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो